ये पहला सवाल है। द APGA इज एन एब्रीविएशन ऑफ। ये वही गाइडेंस के क्वालिफाई गाइड के एमसीक्यूज हैं जिनमें से 46 हमने कर लिए थे। ये 47 नंबर एमसीक्यूज उसमें से बनता है, तो वो आज स्टार्ट कर रहे हैं। पहला सवाल है, APGA इज एन एब्रीविएशन ऑफ। जो APGA है ना, ये अमेरिकन पर्सनल एंड गाइडेंस एसोसिएशन, इसका एब्रीविएशन है। ठीक है, अमेरिकन पर्सनल एंड गाइडेंस एसोसिएशन, इसका ये एब्रीविएशन है। अमेरिका के अंदर जो है वो ये है। अब मैंने उतार दिया है माइक, उसके बावजूद अगर ऐसे आ रही है। चलें, दो तीन सवालों के बाद बताइएगा मुझे। द पब्लिकेशन ऑफ द मेजर गाइडेंस ऑर्गेनाइजेशन टुडे इज। आजकल जो गाइडेंस के अंदर जो बड़ी पब्लिकेशंस हो रही हैं, वो किस हवाले से हो रही हैं? क्या ऑक्यूपेशन के ऊपर, यानी जो हमारी पेशा वाराना ऑक्यूपेशंस हैं, उसके ऊपर आजकल ज्यादा पब्लिकेशंस हो रही हैं? पर्सनल एंड गाइडेंस जर्नल, पर्सनल और गाइडेंस जर्नल के अंदर हो रही हैं। जर्नल ऑफ काउंसलिंग साइकोलॉजी, वोकेशनल गाइडेंस जर्नल, यानी मेरा ख्याल है कि ये कुछ जर्नल हैं। तो पूछ रहा है कि किस जर्नल के अंदर आजकल ज्यादा जो है पब्लिकेशंस हो रही हैं। तो पर्सनल और गाइडेंस जनरल जो है, जर्नल जो है, इसके अंदर जो है वो ज्यादा पब्लिकेशंस हो रही हैं। ठीक है। Which of the following is not a problem faced by a guidance administrator? कौन सा प्रॉब्लम जो है वो गाइडेंस एडमिनिस्ट्रेटर फेस नहीं करता? सिक्योरिंग पार्टिसिपेंट्स बाय ऑल स्टाफ मेंबर्स। अब ये तो होता है कि आप को जो कहीं पार्टी कोई कहीं और से वो ओपिनियन ना ले, कहीं और से जो ना मतलब बाकी स्टाफ मेंबर से बचाना है तो कहीं होगा। ब्रिजिंग गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ये भी है कि जो एक प्रॉब्लम है, ये भी जो गाइडेंस एडमिनिस्ट्रेटर फेस करता है कि थ्योरी कुछ और है, प्रैक्टिस कुछ और है, उस थ्योरी को प्रैक्टिस में लेके आना, ये एक प्रॉब्लम है। इवेल्युएशन द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोग्राम, वो प्रोग्राम कितना इफेक्टिव होगा, उसकी इवेल्युएशन को इफेक्टिवनेस चेक करना, ये भी है। नन, ये नन होगा। ठीक है, सारे जब आप काउंसलिंग कर रहे होते हैं, जब गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो सारे इस तरह के मसले एक गाइडेंस वर्कर को जो है ना वो सामना करना पड़ता है। द ट्रेंड इन ग्रुप गाइडेंस सीम्स टू बी अ डिसाइडेड डी एम्फसाइज्ड इन। द ट्रेंड इन ग्रुप गाइडेंस, जो ग्रुप गाइडेंस के अंदर ट्रेंड है, यानी ग्रुप जहां पे ज्यादा लोगों को गाइड किया जाता है, तो वहां पे किस चीज को डी यानी कम अहमियत दी जाती है? ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, सेल्फ अप्रेजल, या नन ऑफ दीज, किस चीज को कम अहमियत दी जाती है? तो हर चीज को हम ऑक्यूपेशनल गाइडेंस, एजुकेशनल, सेल्फ अप्रेजल, हर एक को हम जो है ना वो वहां पे एम्फासाइज करते हैं, यानी ग्रुप गाइडेंस सब चीजों को देखते हैं। ये तो नहीं कि किसी को कम अहमियत देते हैं, हर एक को सेल्फ अप्रेजल भी होनी चाहिए कि किसी बंदे की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, क्या इंटरेस्ट क्या है उसका, कौन सा काम कर सकता है। एजुकेशन के मतलब भी उसकी क्या एजुकेशन है, किस एजुकेशन के मतलब पे कहाँ, ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन, किस फील्ड में जाना चाहता है, उस फील्ड की इंफॉर्मेशन, उस फील्ड के लिए क्या स्ट्रेंथ चाहिए, क्या उसके लिए क्राइटेरिया चाहिए जिसके अंदर वो जाना चाहता है। तो ये सारी चीजें ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट ना हो या जिसके ऊपर डी एम्फसाइज किया जाता हो। रिसेंट ट्रेंड्स इन काउंसलिंग इंक्लूड, जो आजकल काउंसलिंग के रिसेंट ट्रेंड्स हैं, उसके अंदर क्या चीज इंक्लूड है? द प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ स्कूल काउंसलर, के प्रॉपर एक जो स्कूल काउंसलर हैं उनको प्रोफेशनल किया जाए, यानी उनकी ट्रेनिंग करवाई जाए काउंसलिंग के हवाले से, प्रोफेशनलाइजेशन या प्रोफेशनलिज्म उनको सिखाया जाए। द रिमूवल ऑफ काउंसलिंग ड्यूटीज फ्रॉम पार्ट टाइम गाइडेंस वर्क, के उनकी ड्यूटीज को कम कर दिया जाए पार्ट टाइम से। डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ परमिसिवनेस इन द इंटरव्यू, कि उनके अंदर जो है वो इंटरव्यू के अंदर परमिसिवनेस, उनकी आजादी जो है वो कम की जाए। द गिविंग टू द काउंसलर मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिसीजन ऑफ पीपल, या काउंसलर को ज्यादा इख्तियार दिया जाए कि वो बच्चों की जो है ना वो फैसला करे। अब ये तो काउंसलिंग, ये तो जो है तो काउंसलिंग की तीन टाइप्स हैं। तो ये काउंसलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, काउंसलर को अथॉरिटी देना कि वो फैसले करे, ये तो नहीं होता। ठीक है, हमने देखिए काम करना है काउंसिली ने, काउंसलर ने उसको सिर्फ मशवरा देना है कि ये कर लो।
अब उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंसलर की नहीं है कि वो काउंसलर उसको कहे कि आप जो है ना ये वाले यानी काउंसलर उसको ये नहीं कहेगा कि आप ये करो, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बढ़ेगी। ना उसको इतनी ज्यादा इजाजत देंगे हम, या इजाजत कम करेंगे, ना हम उसको ये है कि उसकी ड्यूटीज कम कर देंगे। बल्कि काउंसलिंग जो है उसके अंदर चाहिए, ये रिसेंट ट्रेंड ये है कि स्कूल के अंदर जो हेडमास्टर हैं उनको इस तरह के कोर्सेज करवाए जाए काउंसलिंग वगैरह के। Three of the following are trends noticeable recently in guidance, which one is not? आजकल इनमें से तीन ट्रेंड्स हैं काउंसलिंग के हवाले से, कौन सा जो है वो ट्रेंड नहीं है? इंक्रीजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गाइडेंस बीइंग प्लेस्ड अपॉन द क्लासरूम टीचर, के जब से जो है ना वो यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, जब से गाइडेंस जो है वो क्लासरूम टीचर के पास आई है। ठीक है, मतलब एक क्लासरूम टीचर पढ़ाना भी है और गाइडेंस भी करनी है, तो सारी बात उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। ग्रेटर फेथ बीइंग प्लेस्ड इन द इंडिविजुअल कैपेसिटी फॉर सेल्फ गाइडेंस, कि ये जो है ना एक सेल्फ गाइडेंस, एक इंडिविजुअल को गाइड करने के ऊपर, इंडिविजुअल की कैपेसिटी के ऊपर ये भी है कि इंडिविजुअल की सलाहियतों को उसको गाइड करना, उसको सेल्फ गाइड करना, उसकी कैपेसिटी के ऊपर यकीन रखना कि इन फेथ रखना कि ये बंदा जो है ना वो कर सकता है, इसके अंदर इतनी सलाहियत है। लेस स्ट्रेंगेंट, स्ट्रिंगेंट कहते हैं मजबूत, उसी स्ट्रेंथ से निकला है। रिक्वायरमेंट सेट फॉर द सर्टिफिकेशन गाइडेंस काउंसलर्स, कि जो ना कम अहमियत दी जाती है उनके ऊपर के गाइडेंस के सर्टिफिकेट्स वगैरह जो होते हैं ना, उसे कोई जरूरत नहीं, यानी एक बंदे के पास गाइडेंस देने का सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है तो फिर इसके, या इंक्रीजिंग एम्फसाइजिंग इवन बाय प्रिवेंटिव एंड डेवलपमेंट, तो प्रिवेंटिव और डेवलपमेंट ये भी गाइडेंस का उज्व है। तो ये सर्टिफिकेट जो है ना इसको कम अहमियत दी जाती है, तो ठीक है, लेस एम्फसाइजेस रिक्वायर फॉर द सर्टिफिकेशन ऑफ गाइडेंस काउंसलर, गाइड करने वाले काउंसलर के पास सर्टिफिकेट इसको कम अहमियत दी जाती है, जबकि बाकी सारी चीजें ही इंपॉर्टेंट हैं। द ट्रेंड्स एंड गाइडेंस एडमिनिस्ट्रेशन आर इन डायरेक्शन ऑफ, किस डायरेक्शन में? गिविंग ऑल गाइडेंस इनटू द हैंड्स ऑफ स्पेशलिस्ट, तमाम गाइडेंस जो है वो स्पेशलिस्ट के हाथों में दे दी जाए। प्रिवेंटिव एंड डेवलपमेंट रेदर देन मेरली रेमेडियल, कि प्रिवेंटिव और जो है वो रेमेडियल गाइडेंस, ये वाली ठीक है। ठीक है, प्रिवेंटिव एंड डेवलपमेंट, प्रिवेंटिव होता है नहीं, आप गाइडेंस तो बेसिकली है ही वैसे इस तरह ना, तो हम उसके अंदर उसको गाइड कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे होते हैं कि वो किसी आने वाले मुस्तकबिल के नुकसान से बच जाए और उसकी डेवलपमेंट हो जाए। एंड डेवलपमेंट मेरे लिए रेमिडियल नहीं होनी चाहिए सिर्फ, बल्कि वो प्रिवेंटिव और डेवलपमेंट होनी चाहिए। ये आजकल इसका जो ट्रेंड है इसकी तरफ इसका ज्यादा झुकाव है। प्रिवेंटिव और डेवलपमेंट एक बड़ा अहम कीवर्ड है ये गाइडेंस का। इन हेल्पिंग द pupil प्लान हिज प्रोग्राम द टीचर शुड, इन हेल्पिंग द pupil प्लान हिज, एक स्टूडेंट का जो प्रोग्राम जिसके लिए वो डिग्री कर रहा है उसके अंदर उसको हेल्प करना, की प्लानिंग करना, ये टीचर शुड, तो उस्ताद को क्या करना चाहिए? सिलेक्ट फॉर द pupil हिज इलेक्टिव एंड करिकुलम, के स्टूडेंट्स के जो इलेक्टिव जो कोर्सेज है उनके अंदर मदद करना कि कौन सा सिलेक्ट करना है। एक्सप्लेन द वैल्यूज ऑफ सब्जेक्ट्स आल सब्जेक्ट्स एंड करिकुलम, कि बच्चे के सामने जो उसके सब्जेक्ट्स हैं, जो उसका करिकुलम है, निसाब है, उसके सामने उसकी वैल्यूज को बताना। देखिए गाइडेंस के अंदर हम यही काम कर रहे होते हैं, बच्चे ने फाइनल बच्चे ने करना है कि मुझे क्या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, लेकिन उसको बेसिकली उसको हर सब्जेक्ट के मतलब बताया जाएगा। अर्ज द पीपल टू टेक ओनली दू सब्जेक्ट विच इंटरेस्ट हिम, कि बच्चे को जो है ना अर्ज करना। देखिए अर्ज क्यों करेंगे आप? अर्ज जब उसका इंटरेस्ट है तो आपको अर्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अर्ज द पीपल टू टेक ओनली दू सब्जेक्ट विच इंटरेस्ट हिम, हो सकता है किसी ऐसी चीज में इंटरेस्ट हो जिसका कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है, तो हम उसको अर्ज नहीं करेंगे। हमारा काम सिर्फ उसके सामने सबके जो है ना वो सबके प्रोज एंड कॉन्स रखना है, हर सब्जेक्ट के मुतालिक बताना है, हर सब्जेक्ट की वैल्यूज के मुतालिक बताना है। हमने उसको जो है ना वो उसको अर्ज आमादा नहीं करना, उसको आमादगी का लफ्ज एक उसे फोर्स नहीं करना, उसके ऊपर नाफिज नहीं करना, उसको ये नहीं बताना भाई हाँ जी ये आपके इंटरेस्ट है कर लो। हमने उसको रियलिटी बतानी है, हर एक चीज के मुतालिक बताना है। The special guidance activity most likely to be expected of the English teacher is, इंग्लिश का जो उस्ताद है उसको, उससे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो किस तरह की गाइडेंस जो है वो गिविंग इंटेलिजेंट टेस्ट, कि वो इंटेलिजेंट टेस्ट ले बच्चों से, इंटेलिजेंट टेस्ट दे। अब इंग्लिश टीचर का गाइडेंस टेस्ट इंटेलिजेंस टेस्ट से क्या ताल्लुक है? कीपिंग कम्युलेटिव रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड रखे
हैंडलिंग पीपल प्लेसमेंट, बच्चों को जो है वो उनकी हैंडिंग पीपल उनकी प्लेसमेंट करें, उनको किसी क्लास में बिठाना, फलां में चल जाओ फलां, या कलेक्टिव ऑटोबायोग्राफीज। देखिए जो इंग्लिश टीचर है ना, इससे कहीं ना कहीं ताल्लुक ऑटोबायोग्राफीज से ही है कि लोगों की जो जिंदगी के मुतालिक उनको बताना। लेकिन हम लिटरेचर पढ़ते हैं ना, तो लिटरेचर से हमें जो है ना वो एक विजन बनता है, हमें चीज़ों को पता चलता है, बजाय ये इंटेलिजेंस टेस्ट और ये सारे इंग्लिश टीचर के नहीं है। सिर्फ कलेक्टिव ऑटोबायोग्राफी जो है इसका ताल्लुक कहीं ना कहीं इंग्लिश के साथ है। As a means of gathering information about a situation, the autobiography as a means of gathering information about student के मुतल्लिक information gather करना, the autobiography function best the more it is structure। कि ऑटोबायोग्राफीज जो है जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनकी तो हम जो है वो ये तभी फंक्शन बेस्ट करेगी जब वो एक स्ट्रक्चर वे एक अच्छे तरीके से होगी। शुड बी यूज स्प्रिंगली इफ एट ऑल। स्प्रिंगली पता नहीं का मतलब क्या है। शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ द क्वेश्चनियर नन ऑफ द। जब हमारे पास ना वो गाइडेंस जो ऑटोबायोग्राफीज हैं, अगर जब ये प्रॉपर स्ट्रक्चर के अंदर होंगी, एक तरतीब सी होंगी कि हमें बच्चे को पहले क्या चीज पढ़ानी बतानी चाहिए, फिर उसके बाद क्या, तो वो ज्यादा काम करेगी। ठीक है, यानी फंक्शन बेस्ट द मोर, जितनी वो स्ट्रक्चर होंगी ऑटोबायोग्राफीज उतनी वो ज्यादा जो है वो फायदेमंद होगी। इन काउंसलिंग विद द पीपल द टीचर शुड, बच्चे को स्टूडेंट को काउंसलिंग करते हुए टीचर को क्या करना चाहिए, प्लान टू डू मोस्ट ऑफ द टॉकिंग। उस्ताद को ये काउंसलर उसको ज्यादा बातें करनी चाहिए। शो द रॉन्ग डूअर ही इज वेरी डिस्प्लेस्ड विद हिम, उस जो रॉन्ग जो गलत करने वाले हैं उसको उससे नाराजगी का इजहार करना है किस्म का। रिफ्रेन फ्रॉम गिविंग हिम इंफॉर्मेशन, उसको इंफॉर्मेशन देने से इनकार कर देना। एस्टैब्लिश रिपोर्ट विद द, सबसे पहला काम तो हम आपने करना यही होता है। उस्ताद आए क्लास में उसका काम हो गया, कभी काउंसलिंग का काम हो गया, वन टू वन मीटिंग का काम हो गया, केस स्टडी में हर कहीं हमारा यही होता है कि हम पहले रेपो बिल्ड करते हैं, अगले बंदे को एतमाद में लेते हैं, उन उसको बावर करवाते हैं कि मैं आपकी तमाम बातें कॉन्फिडेंशियल रहेंगी, आप जो है मुझे खुल के बताएं और मैं आपका मसला हल कर सकता हूं। तो ये हमने ये काम करना होता है। Incorporating with the guidance staff the teacher should, incorporated with the guidance staff the teacher को क्या करना चाहिए, send all the counseling cases to the counselor, कि तमाम जो काउंसलिंग के केसेस हैं वो काउंसलर को सेंड कर दें। obtain and keep information of all students, तमाम स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन ले और रखे। डिमॉन्स्ट्रेशन शुड बी प्री टेस्टेड, और डिमॉन्स्ट्रेट पहले जो 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 लेक्चर दिए जाना है, जो गाइडेंस दी जानी है उसको प्री टेस्ट करें। एंड रिमूव द वीकनेस, और उस डिमॉन्स्ट्रेशन के अंदर जो कमी कुताहियां उसको, तो ये सारी बातें ही हैं। जब गाइडेंस जब गाइड करना है तो हमें जो है वो वीकनेस डिमॉन्स्ट्रेशन जबरदस्त करनी चाहिए। बच्चों के मुतालिक हमें इंफॉर्मेशन हो कि किस लेवल के बच्चे हैं, किस तरह की गाइडेंस इन्हें देनी है, और तमाम जो है वो हमें जब चीजें हैं उसको सेंड करनी चाहिए जो काउंसलर जो बताने जिसने लेक्चर देना है। द टॉपिक टू बी डिस्कस्ड इन होम रूम प्रोग्राम शुड, होम रूम कहते हैं किसी सब्जेक्ट को पढ़ाना किसी खास जगह पे, मतलब मेरे ख्याल इस तरह का कि है कि एडजेक्टिव टाइप है कि होम रोम, जहाँ पे किसी एक खास सब्जेक्ट के मुतालिक जो है ना वो गुफ्तगू की जा रही होती है, डिबेट की जा रही होती है, गुफ्तगू की जा रही होती है किसी खास सब्जेक्ट के ऊपर। द टॉपिक टू बी डिस्कस्ड इन होम रूम प्रोग्राम शुड बी हैंडल्ड ओनली बाय स्टूडेंट लीडर, ये सिर्फ लीडर हैंडल करेगा। बी हैंडल यूनिफॉर्म फॉर ऑल होम रूम, ग्रो आउट द एक्सपीरियंस ऑफ होम रूम टीचर, रिप्रेजेंट द फेल्ट नीड्स ऑफ द होम रूम स्कूल। तो हमें जो गुफ्तगू करनी है ना, तो उसके अंदर जितनी जरूरत महसूस हो, रिप्रेजेंट द फेल्ट नीड्स ऑफ होम रूम स्टूडेंट, कि वहाँ के स्टूडेंट्स की जो जरूरत है उसके मुताबिक हमें वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करनी चाहिए। यानी वहाँ पे मौजूद जिस सब्जेक्ट के ऊपर जिस जगह पे जौन से स्टूडेंट गुफ्तगू कर रहे हैं उनकी नीड्स को फील करके हमें अपनी रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए, उनके अंदर शामिल होना चाहिए। द टी चीफ डेंजर, सबसे बड़ा खतरा क्या है, इनॉग्रेटिंग ओरिएंटेशन, जहां पे इनॉग्रेशन क्या होती है, यानी पहले तो चीफ डेंजर एक बड़ा खतरा, इनॉग्रेशन जहां पे कोई चीज किसी चीज को इफ्तिताह करते हैं हम। ओरिएंटेशन भी स्टार्ट का लफ्ज ही होता है, हम कोई काम करने जा रहे हैं। कोर्सेज एज अ पार्ट ऑफ ग्रुप गाइडेंस प्रोग्राम, यानी आप ग्रुप गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर कुछ सब्जेक्ट का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, कुछ सब्जेक्ट का इफ्तिताह कर रहे हैं, या बच्चों को कुछ सब्जेक्ट पढ़ाने के हवाले से आप एक ग्रुप गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर कुछ फैसला कर रहे हैं। इन द फैक्ट दैट सच कोर्सेज इजीली में,
तो वो वाले कोर्सेज क्या होने चाहिए? फेल टू सर्व एन यूजफुल पर्पज स्कूल, कि वो स्कूल के पर्पज को फेल हो नहीं। कम टू बी टाट लाइक अ रेगुलर स्कूल सब्जेक्ट, ऐसे पढ़ाए जाएं जैसे कोई रेगुलर स्कूल सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। प्रोवाइड यूनिफॉर्मिटी इन नेदर कंटेंट नॉर मेथड, अरोज क्रिटिसिज्म बाय द पब्लिक एज अ फेड और फ्रिल। अजीब इसके ऑप्शन है, लेकिन बहरहाल इसके सबसे बड़ा खतरा हमें ये है, जब किसी भी सब्जेक्ट की इनॉग्रेशन होती है ग्रुप गाइडेंस के अंदर, तो उसके अंदर कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं कि जो पढ़ाए जाते हैं और कम टू बी टॉट लाइक अ रेगुलर स्कूल सब्जेक्ट, और ऐसे पढ़ाए जाते हैं कि जैसे जो है वो रेगुलर स्कूल सब्जेक्ट्स को पढ़ाए जाते हैं। Personal social guidance is must handled in special classes by personal social guidance is best handled in special classes by the teacher assigning defined topic for each pupil to discuss। टीचर बच्चों को देता है, टॉपिक देता है कि सारे इसके अंदर डिस्कस करें। अब चूंकि यहाँ लफ्ज ना पर्सनल सोशल गाइडेंस है, यानी इसके अंदर सुसाइड देखते हैं। प्रोवाइडिंग गुड रीडिंग मटेरियल सच एज लाइफ एडजस्टमेंट सीरीज, बच्चों को अच्छा रीडिंग मटेरियल देना। द टीचर विद ड्राइंग फ्रॉम ऑल ऑफ द ग्रुप डिस्कशन, teacher would select those topic which succeeded the previous year। Group discussion, personal social guidance is best handled in special classes by। तो पर्सनल सोशल गाइडेंस यानी पर्सनल भी हो गया, सोशल गाइडेंस भी हो गया, बेस्ट हैंडल। अच्छा बता, इसको बेस्ट हैंडल किया जाता है जब उसके अंदर जो है वो हम ये द टीचर असाइन डिफाइंड टॉपिक काफी, उस्ताद बताएगा हर बच्चे को आपने क्या पढ़ना है, ये इसके बजाय प्रोवाइडिंग गुड रीडिंग मटेरियल सच एज लाइफ एडजस्ट, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। एक एडजस्टमेंट का वर्ड आ गया है, ये गाइडेंस का की वर्ड है एडजस्टमेंट, ठीक है। एक ये आ गया। दूसरा श्री प्रोवाइडिंग गुड रीडिंग मटेरियल, हम सिर्फ रीडिंग मटेरियल दे देते हैं बच्चों को ताकि वो उनके एडजस्टमेंट सीरीज के अंदर फायदा दे, बच्चे पढ़ेंगे खुद ही, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। द केसेस कॉन्फ्रेंस इज अ टेक्निक, केसेस कॉन्फ्रेंस ना ये केस स्टडी से ही निकला है, यानी वो केस स्टडी जो हम ना किसी चीज के ऊपर बड़ी गहराई से किसी चीज के मुतालिक जानते हैं, तो केस कॉन्फ्रेंस भी उसी तरह ही है। इज अ टेक्निक एंड ग्रुप गाइडर यूज फॉर डेवलपिंग ग्रुप स्टैंडर्ड, कलेक्टिंग पर्सनल डाटा, मेकिंग फॉलो अप स्टडी, स्टडिंग केस हिस्ट्री। तो केस स्टडी भी होता है किसी चीज की हिस्ट्री के मुतालिक जानना, तो केस कॉन्फ्रेंस केस स्टडी, तो किसी चीज की हिस्ट्री के मुतालिक जानना है। In the case conference method of group discussion, it is necessary that the discussion be steered to be right conclusion. There be only one correct solution to the problem. All members of the group be encouraged to participate. The discussion leader opinion of the case. In the case conference method of group discussion, it is necessary that, तो ये नेसेसरी ये है जब केस स्टडी यानी ये किसी चीज के मुतालिक गुफ्तगू चल रही हो, तो उसमें चाहिए कि ऑल मेंबर ऑफ द ग्रुप, जो तमाम ग्रुप के मेंबर है ना, सारे उस गुफ्तगू के अंदर पार्टिसिपेट करें, सारे अपनी राय दें और उस चीज को डीप गहराई तक जो है वो देखा जा सके। Which of the following technique is not usually employed in the socio ड्रामा? सोशियो ड्रामा सोसाइटी के कोई रोल अदा करना होता है, तो कौन सी जो है ना टेक्निक इज नॉट यूजली, कौन सी टेक्निक नहीं होती? डिस्कशन बाय द ऑडियंस आफ्टर द ड्रामा, ये तो डिस्कशन चलती रहती है। एडिक्यूट रिहर्सल सो प्लेयर लर्न देयर लाइंस, कहते हैं ये हमने ना वो एक सवाल इस तरह का क्वालिफाई गाइड में भी पढ़ा था ड्रामा के मुतालिक, ड्रामा में कौन सी चीज नहीं करनी चाहिए। तो बेसिकली ना ड्रामा जो होता है ना ये एक सोशल करेक्टर परफॉर्म करना होता है, ठीक है ड्रामा। अब अगर आप जहाँ पे रिहर्सल कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप वहां पे किया परफॉर्म किया जाने वाला किरदार, परफॉर्म की जाने वाली एक्टिंग जो है, आप उसका रट्टा लगा रहे हैं। मुझे कॉल सुनने दें। जी। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी सर, पहचान लिया पहचान। जी जी बिल्कुल वही है।
ओके जी, ठीक है, जजाक। हाँ जी, हाँ जी। जी, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट यूजुअली इम्प्लाइड इन द सोशियो ड्रामा? कौन सी टेक्निक सोशियो ड्रामा में नहीं होती? तो देखें, जब आप रिहर्सल कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो जी, अगर आप रिहर्सल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप तो उसकी हर लाइन को, यानी उसकी जो फितरतन उसी पे निकल जाएंगे। आप तो शर्त लगा रहे हैं, आप तो वो कोई सोशल को करेक्ट नहीं कर रहे, बल्कि वो तो एक आर्टिफिशियल सा हो जाएगा। According to the theory behind play therapy, real value is derived mainly from the choice of play activities by the guidance worker, favorable environment of fresh air and exercise, effect of physical activity on emotions, control playful child action. बिहाइंड प्ले थेरापी के अंदर क्या होता है? द रियल वैल्यू इज derived फ्रॉम प्ले थेरापी। तो ट्वाइस बाय प्ले एक्टिविटीज बाय द गाइडेंस वर्कर। फेवरेबल इन्वायरमेंट ऑफ फ्रेश एयर, इफेक्ट ऑफ फिजिकल। तो जब थेरापी कर रहे हैं ना, एक तो थेरापी के अंदर या जो फिजिकल प्ले थेरापी है, यानी फिजिकल एक्टिविटीज हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी और इमोशन का इनका जस आपस के अंदर जो है वो ताल्लुक होगा, ठीक है। यानी द थ्योरी बिहाइंड प्ले थेरापी, प्ले है खेलना, थेरापी वगैरह मतलब जो काउंसलिंग के अंदर होती है। रियल वैल्यू इज डिराइव्ड मेनली फ्रॉम, तो असल वैल्यू जो है वो हम प्ले एक्ट बाय द गाइडेंस वर्कर से नहीं लेनी। फेवरेबल एनवायरनमेंट, फ्रेश एयर, तो ये ना इमोशंस का ताल्लुक भी कहीं ना कहीं हम पर्सनल में उसको ठीक कर रहे होते हैं, और प्ले के अंदर हम अपने इमोशंस को जो है वो डी रेल होने से बचा रहे होते हैं। द थ्योरी बिहाइंड पर्सनल सोशल ग्रुप गाइडेंस, जो पर्सनल सोशल ग्रुप गाइडेंस है, इज दैट इम्प्रूवमेंट इन द अडोलसेंट एडजस्टमेंट इज अफेक्टेड मेनली द, तो एक जो अडोलसेंट है, जो 11 से 19 साल का, उसकी अफेक्टेड में क्या चीज जो एडजस्टमेंट क्या चीज अफेक्ट करेगी? मोरल इंस्ट्रक्शन इम्पार्टेड बाय गुड टीचर, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ द स्कूल रेगुलेशन, इन्फ्लुएंस ऑफ द ओपिनियंस ऑफ वंस पीयर, प्रेशर ऑफ होम एंड फैमिली इंस्ट्रक्शन। वैसे तो हर चीज का उस बच्चे की एडजस्टमेंट के ऊपर असर होता है, लेकिन जो 11 से 19 साल के बच्चे हैं, जो अडोलसेंट बच्चे हैं, उनके ऊपर उनके पीयर्स का असर सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। उनके अंदर ये बच्चा शुरू में पहले 5-7 साल ही वालदैन का होता है, उसके बाद वो बच्चा जो है वो बाद में वालदैन से बागी सा हो जाता है। वो वालदैन की बातों की इतनी परवाह नहीं करता, लेकिन अपने पीयर्स की बातों से उनका उसका दिल दुखना, या उसके इमोशन डिस्टर्ब होना, या उसके ऊपर इन्फ्लुएंस होना, वो बातें ही बल्कि उसकी पीयर अपने पीयर्स पीयर्स की जो बातें हैं वो उनको मान रहा होता है। इन हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू मेक एजुकेशनल प्लान इट इज अनवाइज टू देम, यानी एजुकेशनल प्लान बनाना है तो कौन सी चीज जो है ना वो अनवाइज है, यानी वो अक्लमंदाना बात नहीं है। मिक्स जनरल विद वोकेशनल सब्जेक्ट, ये तो ठीक बात है कि आपको जब आप एजुकेशन प्लान कर रहे हो तो आपको जनरल वोकेशनल एजुकेशन को मिक्सअप करना चाहिए, ठीक है। सिलेक्ट ऑल देयर सब्जेक्ट फ्रॉम वन फील्ड, कि आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट फील्ड के सब्जेक्ट जो है वो चूज करें, यानी सिर्फ एक की तरफ जाए, बाकी सारी हर चीजों को छोड़ दें। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, आपको एक नहीं, आपको मल्टी टैलेंटेड है और बहुत सी फील्ड की तरफ जाना चाहिए। टेक टाइपिंग विद करज प्रोप्राइटरी सब्जेक्ट, पता नहीं क्या, प्लान देयर प्रोग्राम मोर देन अ ईयर अहेड। तो बदल सी ऑप्शन इसका, सी ऑप्शन एक नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, बी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट है। अ pupil डेफिनेटली शुड बी encouraged टू गो टू कॉलेज इफ, बच्चा कॉलेज जाना चाहेगा अगर ही हैज फाइनेंशियल बैकिंग टू सी हिम थ्रू, कि उसकी अगर फाइनेंशियल बैक होगी, या ही हैज हाई स्कूल ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट, उसके लिए हाई स्कूल ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड, ही हैज मेड गुड ग्रेड्स इन ऑल सब्जेक्ट, ऑल ऑफ, तमाम चीजें ही ठीक है कि वो कॉलेज में जाने के लिए उसको पास ना सारी चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए। अगर ये होंगी और उसके ग्रेड प्रॉपर उस कॉलेज के रूल्स के जितना मेरिट है उसके मुताबिक पूरा उतरते हों, उसकी एज उतनी हो, उसका फाइनेंस ज्यादा देते हो, तभी वो करे ना। विच आर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वुड हैव नो वैल्यू इन,
इन चूजिंग अ कॉलेज, किसी कोई अहमियत नहीं कॉलेज चूज करते हुए। इफ ट्यूशन अदर एक्सपेंसेस, पता होना चाहिए ना कि वहाँ पढ़ाई कैसी होती है और एक्सपेंसेस कितने होंगे। द साइज ऑफ फैकल्टी, वहाँ स्टूडेंट की फैकल्टी कितनी है और स्टूडेंट्स की बॉडी, स्टूडेंट साइज ऑफ फैकल्टी टीचर्स की और स्टूडेंट्स की कितनी फैकल्टी या कितने वो लोग हैं। इट्स एक्रीडेशन, वो कहाँ से शुरू डिग्री है, जनरल स्टैंडर्ड, नन ऑफ द ये बस ये क्या विच फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वुड हैव नो, अच्छा नो वैल्यू, सबकी वैल्यू है, ठीक है, तो ये नन हो जाएगा। देखिए हमें किसी भी इदारे में जा रहे हैं, वहां पे उनकी पढ़ाई कैसी है, वो उनके अंदर उसके पास फैकल्टी कैसी है, वहाँ स्टूडेंट्स की बात, कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उसके एक्रीडेशन, उसकी सी एफिलिएशन एचईसी से है कि नहीं है, तो ये सारी चीजों का हमें जो है वो पता होना चाहिए। द मोस्ट important question to be answered in selecting an institution of higher learning is if the तो higher, is the institution properly accredited, ठीक है होना चाहिए। is the tuition of the institution reasonable, क्या tuition reasonable, ठीक है। does the institution suit the needs and qualification of the applicant, क्या इंस्टीट्यूशन जो है वो स्टूडेंट्स की नीड और क्वालिफिकेशन के अप्रोप्रिएट है। कैन द स्टूडेंट मेट द इंस्टीट्यूशन इंट्रेंस रिक्वायरमेंट एंड स्टैंडर्ड। तो अब बातें तो सारी ठीक है, लेकिन हम इसके अंदर देखेंगे इंस्टीट्यूशन ऑफ हेल्थ, तो हम ये देखेंगे डज द इंस्टीट्यूशन सूट द नीड्स। हम सबसे ज्यादा ये देखेंगे कि क्या वो जो इदारा है वो नीड्स और नीड्स के ऊपर सूट द नीड्स एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेंट, उस एप्लीकेंट की जो नीड है, असल जरूरत को देखना है ना। हमने वो इदारा लेना है जहां पे हमारी नीड पूरी हो रही हो, तो क्या वो नीड के ऊपर पूरा उतरता है। बाकी चीजें इससे कम अहमियत वाली होंगी। इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्लेसमेंट द प्राइमरी कंसर्न शुड बी विद, प्लेसमेंट के अंदर प्राइमरी कंसर्न क्या है, काउंसलिंग हेल्प गिवन द पीपल, के काउंसलिंग जो है वो हेल्प करती है। हेल्प द empower गेट गुड वर्कर, फोर्सिंग राउंड पेजेस इनटू राउंड होल, प्लेसिंग द पीपल ऑन द जॉब। प्लेसमेंट के अंदर काउंसलिंग हेल्प गिवन टू द पीपल, काउंसलिंग है प्लेसमेंट, हम वहाँ पे हेल्प देते हैं स्टूडेंट्स को, गिवन हेल्प, एक बच्चे को हेल्प देते हैं, ठीक है। काउंसलिंग हेल्प गिवन द पीपल, जो स्टूडेंट्स को हम हेल्प करते हैं इसके अंदर। प्लेसमेंट, प्लेसमेंट होता है किसी क्लास में किसी जगह पे बिठाना, किसी कोर्स के अंदर बिठाना, ठीक है, वो होगा। इन हैंडलिंग प्लेसमेंट सर्विसेज वन शुड रिमेंबर डैट, हैंडलिंग प्लेसमेंट सर्विसेज, प्लेसमेंट सर्विसेज को हैंडल करना है, क्या एक बंदे को क्या याद रखना चाहिए, प्लेसमेंट ऑफिसर शुड नॉट अटेम्प्ट टू डू काउंसलिंग, कि प्लेसमेंट ऑफिसर जो है वो शुड अटेम्प्ट टू डू, वो काउंसलिंग ना करे, शुड नॉट अटेम्प्ट टू डू काउंसलिंग, काउंसलिंग जब प्लेसमेंट ऑफिसर, अच्छा प्लेसमेंट शुड इंक्लूड ट्रेनिंग एज वेल एज जॉब प्लेसमेंट, फॉलो अप जॉब प्लेसमेंट इन द फंक्शन ऑफ प्लेसमेंट। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है ना वो काउंसलर जो है ना, प्लेसमेंट ऑफिसर शुड, जो प्लेसमेंट ऑफिसर है वो काउंसलिंग ना करे, काउंसलिंग तो कोई भी कर सकता है, मतलब कि करनी चाहिए जो एक प्लेसमेंट ऑफिसर है उस इदारे का ऑफिसर है। तो प्लेसमेंट शुड इंक्लूड ट्रेनिंग एज वेल एज जॉब प्लेसमेंट, तो प्लेसमेंट के अंदर वो ट्रेनिंग भी होगी और जॉब प्लेसमेंट भी होगी, फॉलो अप भी होगा, उसके बाद तो बी एंड सी ठीक है। Generally speaking, the most detailed and most satisfactory coverage of an occupation for use by pupil is the occupational brief, occupational abstract, occupational monograph, the textbook on occupation। तो स्टूडेंट के लिए सबसे जरूरी है ना वो ऑक्यूपेशनल मोनोग्राफ है। मोनोग्राफ होता है एक सिंगल, यानी किसी एक जॉब, किसी एक चीज के मुतालिक बड़ी डिटेल के अंदर जो है वो जाना। मोस्ट सेटिस्फैक्टरी कवरेज, मोस्ट सेटिस्फैक्टरी कवरेज ये होगी कि किसी एक की तरफ, ऑक्यूपेशन की तरफ, उसके बाद मुतालिक हर तरह से जानना, इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया रिक्वायर है, कितनी स्ट्रेंथ वीकनेस, मेरी एजुकेशन, मेरी क्वालिफिकेशन, सारी चीजें उसके ऊपर पूरी उतरती हैं कि नहीं उतरती, तो ये सी होगा ऑप्शन। द डिसिमिनेशन, फैलाना ऑफ ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन इज सेल्डम हैंडल थ्रू द वर्क ऑफ द, ये किसका काम है जो ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन सेल्डम, सेल्डम है कभी को, यानी सबसे कम किस चीज का किरदार है ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन को फैलाने में, स्कूल लाइब्रेरियन,
ऑक्यूपेशनल क्लास, टीचर काउंसलर या होम विजिटर। तो सबसे कम जो किरदार वो होम विजिटर होगा। यानी देखिए, आप स्कूल के अंदर जाते हैं या कॉलेज के अंदर, तो वहाँ आपकी जो है वो ऑक्यूपेशन, आपकी पेशा वराना, यानी जो आपने मुस्तकबिल के अंदर कोई जॉब लेनी है किसी शोबे में, तो वो वहाँ से आपको लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी से भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ऑक्यूपेशन क्लास की जो है वो वाली हो, जो टीचर काउंसलर है वो भी। लेकिन आपको घर घर के अंदर रह के आपको अपने करियर के मुतालिक जो है वो इंफॉर्मेशन कम मिलेगी। Which of the following has no potential for occupational information? किस चीज का कोई पोटेंशियल नहीं है? द जनरल शॉप इन अ जूनियर हाई स्कूल, जो एक हाई स्कूल के अंदर शॉप है, वो ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन के हवाले से कुछ ज्यादा नहीं है। द क्लास इन बायोलॉजी, बायोलॉजी की क्लास के अंदर, या एन आर्ट क्लास स्टार्ट इन द 10th ग्रेड, तो ये सारी के अंदर हमें प्रॉपर नहीं मिलेगा। ठीक है, आर्ट क्लास, आर्ट, वहाँ पे आर्ट सीख रहे हैं हम लोग, तो वहाँ हमें जो है वो ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन वहां पे नहीं मिल रही होगी। ठीक है, तो हम उसके काउंसलिंग या गाइडेंस सेशन होंगे ना, जिससे हमें मिलेगी इंफॉर्मेशन। अ कोर्स इन ऑक्यूपेशन और करियर शुड बी एम्ड एट obtaining from every student a realistic self appraisal. A course in occupation or career should be aimed at ऑक्यूपेशनल, आपकी पेशा वराना तालीम है। ठीक है, यानी आप अपनी जॉब के मुतालिक, अपने ऑक्यूपेशन, अपने पेशा, अपनी किसी फील्ड के अंदर जॉब की जो ट्राई कर रहे हैं, यानी ऐसी काउंसलिंग जो आपकी जॉब के मुतालिक हो। ठीक है, ऑक्यूपेशनल कह सकते हैं। The course in occupations or career should be aimed at obtaining from every student a realistic self appraisal, कि हमें हर स्टूडेंट्स को बताना चाहिए कि यानी रियलिस्टिक अपनी अपनी जाती सेल्फ अप्रेजल करे कि मैं क्या हूँ, क्या मेरी वही कमजोरियां क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, क्या कर सकता हूँ, क्या क्वालिफिकेशन है। यानी ये सेल्फ अप्रेजल। सिक्योरिंग फ्रॉम एवरी स्टूडेंट अ चॉइस ऑफ हिज लाइफ वर्क, बच्चे को अपनी लाइफ वर्क के तो बहुत सारे हो सकते हैं, इसको छोड़। डेवलपिंग द एबिलिटी टू मेक इंटेलिजेंट चॉइसेस ऑफ जॉब, तो उसके अंदर ये एबिलिटी कायम करना कि वो चूज कर सके कौन सी जॉब मेरे लिए बेस्ट रहेगी। तो ये दोनों जो है, यानी एक तो बंदे को बावर करवाना कि उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, और दूसरा उसको इस काबिल बनाना कि वो अपने लिए अच्छा फैसला कर सके। तो ये वाली गाइडेंस काउंसलिंग ये आएगा। आप कभी होते हैं ना, यानी आपकी जॉब लगती है, 2 या 3 जगह पे जॉब लग जाती है, तो फिर आप किसी से काउंसलिंग लेते हैं, तो वो आपको ये नहीं है कि आपको कन्विंस करेगा हाँ आप ये कर लो, बल्कि वो हर एक की हर चीज के मुतालिक बताएगा। फिर फैसला आप खुद करेंगे, यानी आप खुद इस काबिल होंगे, आपको सिर्फ बाबर करवाना है, आप खुद फैसला करेंगे कि मुझे कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना। The study of occupational information should be postponed until the pupil is ready to choose a vocation, यानी occupational information को postpone कर दें। Introduce in connection with the program of self appraisal, क्या हम उसका जो है ना वो सेल्फ अप्रेजल का जो प्रोग्राम है उसको इंट्रोड्यूस करवाएं, ताकि उसको अपनी पहचान हो, और फिर उसके बाद वो ऑक्यूपेशन की तरफ। हैंडल ओनली बाय स्कूल ऑक्यूपेशन काउंसलर माइट बी 10, ये बी ऑप्शन करेक्ट है। कि देखें वो सेल्फ अप्रेजल बड़ी जरूरी है कि वो अपनी अपने आप को पहचान लेना कि मेरी खूबियां खामियां, मेरा इंटरेस्ट जो है वो किस चीज के अंदर है, तो फिर उसके अंदर उसे अपने उस प्रोग्राम में जाने के अंदर आसानी मिलेगी। In making use of employment information, it is well to remember that employee information लेनी तो हमें याद रखना चाहिए, the more general the information the more useful it is, जितनी जनरल इंफॉर्मेशन उतनी यूजफुल होगी। वन शुड सिलेक्ट वन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड स्टिक टू इट, तो गलत बात है, एक सोर्स से तो इंफॉर्मेशन कभी भी नहीं लेनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एडजेक्टिव आर बेस्ट, डिस्क्रिप्शन के अंदर सिर्फ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। रिसेंट प्राइमरी सोर्सेज आर बेटर देन सेकेंडरी सोर्सेज, प्राइमरी सोर्सेज जो होते हैं, मौजूदा प्राइमरी सोर्सेज सेकेंडरी सोर्सेज से बेस्ट है, ये वाला ऑप्शन ठीक है। हमेशा जब हम इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन हमारे पास प्राइमरी जो होती है वो इंफॉर्मेशन ज्यादा मोतबर होती हैं बजाय वो जो हमारे पास सेकेंडरी हैं। तो एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन, इट इज वेल वेल टू रिमेंबर दैट कि प्राइमरी इंफॉर्मेशन के ऊपर फोकस करें सेकेंडरी की बजाय हम। विच इंडस्ट्री इज द लीस्ट सेंसिटिव टू डिप्रेशन, कौन सी इंडस्ट्री है जहां पे डिप्रेशन कम होता है? इलेक्ट्रिक पावर एंड लाइट इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल, ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग, आयरन स्टील एंड सीमेंट। वो कहता है कि देखिए किस इंडस्ट्री के अंदर ना डिप्रेशन कम होता है, तो हमारे पास ना ये यहाँ पे आंसर इसका इलेक्ट्रिक पावर एंड लाइट इंडस्ट्री है। कि देखिए कभी ना कभी ऑटोमोबाइल जो गाड़ियों के ऊपर जैसे ही टैक्स बढ़ा, गाड़ियों की सेल कम होना शुरू हो गई,
ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट हो गए, फर्नीचर वगैरह, ये चीजों में ना कभी नुकसान होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से उसको हम ना कहते हैं डिप्रेशन। लेकिन जो बिजली है ये हमारी रोजमर्रा की जरूरत है, हर घर की जरूरत है, हर अप्लाइंसेस, हर चीज को चलना की डिपेंडेंसी है। तो इसके अंदर जो है ना वो यानी कम कम जो है वो नुकसान के चांसेस हैं। एंड यूजिंग द होम रूम फॉर ऑक्यूपेशनल ओरिएंटेशन द ग्रुप गाइडेंस वर्कर शुड। तो ग्रुप गाइडेंस वर्कर क्या करें, यूज ओनली स्टैंडर्ड क्लासरूम मेथोडोलॉजी, keep himself wholly out of the activity, work for great variety in the program। और ये वैरायटी ऑफ प्रोग्राम ज्यादा बेस्ट रहेगा कि हम ना उसके अंदर मुख्तलिफ प्रोग्राम जो है वो रखते हैं। ऑक्यूपेशन द ग्रुप ग्रुप गाइडेंस के अंदर हम मुख्तलिफ प्रोग्राम जो है वो रखेंगे। तो वैरायटी ऑफ प्रोग्राम जो है उससे गाइडेंस अच्छी होगी, यानी अगले बंदे को फैसला करने के अंदर आसानी होगी। experiences Experience have shown that the most feasible plan for utilizing occupational orientation program broadcast by radio is। रेडियो के ऊपर जब प्रोग्राम वगैरह हम सुन रहे होते हैं या कोई एजुकेशनल प्रोग्राम, उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, द रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोग्राम फॉर इंटर कम्युनिकेशन प्लेबैक। तो जो रिकॉर्डिंग हमें होती है हम दोबारा वो प्लेबैक कर सकते हैं। द डायरेक्ट हुकअप ऑफ द प्रोग्राम विद ऑल क्लासरूम रेडियो, द असाइनमेंट ऑफ पीपल टू लिसन टू एंड रिपोर्ट। पहला ऑप्शन ठीक है कि रेडियो के अंदर जो है वो फॉर इंटर कम्युनिकेशन प्ले बैक, अगर हमारे पास वो प्ले बैक हो ना दूसरा उसको प्ले बैक कर सकें तो ये एक बड़ा एज होगा हमारे पास। 40 सवाल कर लेते हैं। नहीं, बस थक गया हूँ, हिम्मत कोई नहीं है, और 40 सवाल कर देते हैं, बाकी 60 सवाल रह जाएंगे गाइडेंस का, वो कल कर देंगे। इन प्लानिंग एंड कैरिंग आउट अ करियर कॉन्फ्रेंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड इज टू see that every pupil gets to talk to at least one visiting consultant। कि गाइडेंस कॉन्फ्रेंस के बाद हर बंदे को एक विजिटिंग कंसल्टेंट से मिलना चाहिए। लेट द स्पीकर नो द जनरल प्रोसीजर एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम। कि जो काउंसलर हमारे पास आया है उसे पता होना चाहिए कि कौन गाइडेंस का कैसे प्रोसीजर होगा और इसका क्या एक्सपेक्ट, हम इससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये वाला ऑप्शन ठीक है कि जब आप कहीं पे गाइडेंस वगैरह करवा रहे हैं तो जो गाइड करने वाला है आपको उसका जो है ना वो पता होना चाहिए, यदि उसको पता होना चाहिए कि मैंने क्या गाइड क्या गाइड करना है, उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। इन मेकिंग ऑक्यूपेशनल फील्ड ट्रिप्स द पीपल शुड। ऑक्यूपेशनल फील्ड ट्रिप पर तो बच्चों को क्या करना चाहिए, बी अकम्पेन्ड बाय द टीचर एट ऑल टाइम। उस्ताद नु हर वक्त चमड़े रहें। बी प्रिपेयर्ड टू आस्क क्वेश्चन ऑफ देयर गाइड, तो अपने गाइड से सवाल पूछते रहें। डिस्कस देयर विजिट्स अपॉन रिटर्निंग टू स्कूल, अपने स्कूल वापस आने के बाद फिर डिस्कस करें उस विजिट के ऊपर। तो ये सारी बातें ठीक हैं जो फील्ड ट्रिप्स के अंदर। लेबर फोर्स कहते हैं वो लोग जिनके पास जॉब है और जो काम करना चाहते हैं, यानी वो तमाम लोग जो काम कर सकते हैं उन्हें लेबर फोर्स कहते हैं। ठीक है। ओनली द टोटल नंबर एम्प्लॉयड, ओनली द नंबर सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, ओनली द नंबर ऑफ गेनफुल वर्कर, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड एंड सीकिंग एम्प्लॉयड, जो एम्प्लॉयड हैं और जो एम्प्लॉयड चाहते हैं। यानी लेबर फोर्स कहते हैं वो लोग जो काम करना चाहते हैं और ये काम कर रहे हो, काम करने के काबिल हो, उसे लेबर फोर्स बोलते हैं। आखिरी सवाल है, अप्रेजिंग अ प्यूपल। प्यूपल एक बच्चे की अप्रेजन के अंदर अटेंशन छोड़ भी किस चीज को अटेंशन देनी चाहिए, सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा, स्कूल एक्सपीरियंस, ऑल ऑफ द अबव। तो तुम सब चीजें हमें एक बच्चे की सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो हर तरह की डाटा के ऊपर जो है वो हमें हमारी नजर होनी चाहिए अप्रेजल के अंदर जब हम उसको चेक कर रहे होते हैं। ओके, अपना ख्याल रखिएगा।